हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विशाल सर क्लास 12। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान भी टॉपिक है। नाउ बिगिन विद द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लास 12। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सभी स्टूडेंट बहुत आराम से देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले हम इसको बोलेंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो पहले मैं आपको इसकी बेसिकली डेफिनेशन बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड line passes through the surface area, passes through the surface area. The number of field line passes through the surface area is called electric फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं, सबसे पहले इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन को समझिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि किसी भी सरफेस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उसी को ही हम बेटा क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी? जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो जाएंगी। कि जितना नंबर ऑफ लाइंस, कोई भी सरफेस है, सपोज करो मेरे पास ये एक तरह की सरफेस है और इसका एरिया है सरफेस एरिया, और इस एरिया में से जितना भी नंबर ऑफ लाइंस आप पास कर दोगे, जितना भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर दोगे, उसको ही हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर? अब इसका छोटा सा डायग्राम देखते हैं। जैसे आपने देखा, इस तरह से आपने कोई भी सरफेस एरिया बना लिया इस तरीके से। अब इस सरफेस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करोगे, देखो ये पास हो रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो मैं अगर पीछे से इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो इधर से दिखाई देगा, पीछे से दिखाऊंगा तो इधर दिखाई देगा, पीछे से दिखाई दूंगा तो इधर से, मतलब इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मेरी दैट्स क्लियर? यहां से, यहां से, यहां से, मेरी बात समझ में? इस तरीके से क्लियर आपको दिखाई देगा कि यानी कि इस सरफेस एरिया में से जितना मैं फील्ड लाइन पास कर दूंगा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सरफेस एरिया, यानी कि इस सरफेस एरिया में से जितनी ये लाइन आपको पास होती हुई दिखाई दे रही है उसको ही हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। दैट इज रिप्रेजेंट फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बात तक समझ में आई? जरूरी नहीं है आप इसी तरह का डायग्राम बनाओ। ये सरफेस एरिया हमारा ऐसा भी हो सकता है, ये सरफेस एरिया हमारा इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि आप लाइन को इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे भी पास करा सकते हैं। दिख रहा है आपको यहां? बिल्कुल, शाबाश। तो जितनी मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा हूं? इस तरह से। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी बेटा, उसको ही हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया होगा? अब क्या होता है, अब हम चलते हैं इसमें डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यों? सबसे पहले आपको 2 चीज आपको समझना है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। हम इसी से ही फॉर्मूला बनाते हैं। अब यहां से देखिए, ये मेरा क्या पास हो रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो कौन सा फील्ड जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्लियर? और ये जो पूरा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका कोई ना कोई सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को मैं एस से बोलूंगा, सरफेस एरिया को मैं एस से बोलूंगा। मेरी बात समझ में आई? सरफेस एरिया को क्या बोलूंगा मैं? एस से बोलूंगा इसको मैं, या इसे मैं एरिया वेक्टर भी बोल सकता हूं। सरफेस एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं? एरिया वेक्टर।
तो आपके मन में एक ही क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर ये जो आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइन बताई हैं किसी भी सरफेस से पास होने के लिए, हम इनको कैसे फाइंड करेंगे कि कितनी लाइन पास हो रही हैं या इनकी वजह से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। वो बेटा फॉर्मूला बन के आता है कैसे कि अगर किसी भी सरफेस से या किसी भी सरफेस एरिया जिसको हमने एस वेक्टर बोल दिया, और एस वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है एरिया वेक्टर, इसको हम एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। अब इस एरिया वेक्टर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उसे तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी तो हम उसको ई वेक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो तो है ई वेक्टर, और सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर बन रहा है एस वेक्टर। अब क्या करता है, इनका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी आएंगी, वो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। वो फॉर्मूला ऐसा होता है बेटा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दोनों के मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आपने वेक्टर चैप्टर है 11th क्लास के अंदर वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट आए थे कि यानी कि एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें आप दो वेक्टर को कंसीडर करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बनता था ए बी कॉस थीटा। जब आप करते थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि ए बी साइन थीटा। दैट्स क्लियर। तो ऐसे ही अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो भी कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि ई वेक्टर और एस वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट बना दूंगा तब जाकर के मेरा क्या फाइंड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। उससे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकता हूं। तो डेफिनेशन पहले आप देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द यहां पे लिखूंगा बिल्कुल क्लियर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इन विच डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन विच डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को तो मैं एस बोलता हूं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और डॉट एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू आप कर दोगे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखो ये रहा वाला फॉर्मूला, मैंने दो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एस वेक्टर एरिया वेक्टर का क्या कर दिया, डॉट मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। दैट्स क्लियर, क्लियर हो चुका है मामला। इसका मतलब यहां से देखना कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब इसकी आप कंपैरिजन कीजिए, जब आप वेक्टर के यहां पे पढ़ते थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बन जाता था क्या बेटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब इसकी कंपैरिजन कीजिए, ए की जगह मैं ले लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और बी की जगह ले लूंगा मैं एरिया वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ये नहीं बन सकता क्या, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। यानी कि नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ये बेटा फॉर्मूला बन के आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। यानी कि ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू जो हम फ्लक्स निकालते हैं वो फॉर्मूला हमारा यहां से निकल करके आता है कि फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अगर इसको आप डायग्रामेटिक देखना चाहते हैं, अगर आप देखिए डायग्रामेटिक कि आपने सपोज करो ये सरफेस एरिया इस तरीके से बना रखा है, दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सरफेस एरिया बना लिया।
अब एरिया का यहाँ पे मैंने इसको L इंटू बी जो भी है आपको लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम इसका सरफेस एरिया मैं एरिया वेक्टर जो मान के चलूँगा वो एरिया वेक्टर मैं मान के चलूँगा S। एरिया वेक्टर जो हो गया वो मेरा S वेक्टर हो गया। अब इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करूंगा, इसके अंदर बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी इसके अंदर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो देखिए अब की बार सबसे पहले जहां पे जब मैं इसका क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूंगा, तो आप किसी भी एंगल से कराने शुरू कीजिए। तो सपोज करो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास करूंगा, गुड। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पास करूंगा, गुड। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पास करूंगा, गुड। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पास करूंगा, गुड। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस तरीके से मतलब यहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ये पासेज हो रही है, ध्यान से देखो। ठीक है ना। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री कर रही है, बाहर निकलेंगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री कर रही है तो बाहर निकलेंगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री कर रही है तो बाहर निकलेंगी। मेरी बात समझ रहे हो। यहां सपोज करो यहां निकल गई, ठीक है ना, उसके बाद यहां निकल गई, मतलब इस तरीके से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने मान लिया। आप जानते हैं अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे ई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ई वेक्टर तो मैंने दिखा दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर लेकिन इसका सरफेस एरिया कहां है, इसका एरिया वेक्टर कहां है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी स्क्वायर शेप वाली जो साइड शेप होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल टूल होते हैं, इनका सरफेस एरिया सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर शो किया जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर शो किया जाता है। इसका मतलब जो ई वेक्टर है वो ई वेक्टर इस सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा। भाई सरफेस एरिया तो ऐसे रखा है ना, सरफेस एरिया तो ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर भी इधर जाने वाला है। दैट समझिए, ये बुक है और इस बुक के अंदर मैंने इस डिजाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा हूं, इस डिजाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा हूं, इस तरह से। पर लेकिन इसका देखो सरफेस एरिया जो है, मैंने क्या इस पूरे एरिया के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, परपेंडिकुलर दिखाई देगा बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर तो हो गया, तो यहां बात सोचने की है कि जब ये एरिया मेरा परपेंडिकुलर हो गया तो इस एरिया में ई वेक्टर और यहां मेरा एस वेक्टर दोनों से थीटा एंगल बना रहे हैं, दोनों से थीटा एंगल बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आई। दोनों से कितना एंगल बनाएंगे, दोनों से थीटा एंगल बना लेंगे। दोनों से क्या एंगल बनाएंगे, दोनों से थीटा एंगल बनाएंगे कि ई वेक्टर और एस वेक्टर या एरिया वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल बना लेंगे। दैट्स क्लियर। जब ये एक दूसरे से थीटा एंगल बना लेंगे तो इसमें बताइए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा या कितना फ्लक्स जनरेट होगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला इनके लिए फाइनली जो क्रिएट होकर के आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। यहां आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि इतना होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस चीज का ध्यान देना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फॉर्मूला लगाइए, फाई इज इक्वल टू ई कोस थीटा, यस कोस थीटा। अरे कभी क्या अब इसमें मुझे क्या निकालना है, फाई की एसआई यूनिट निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। कितना होता है बेटा, न्यूटन पर कूलम। मैं पूरा लिखूंगा, जो यूनिट होती है वो हो गई, यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, और एरिया का जो हो गया एस का वो हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर, एरिया का तो मीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कॉस थीटा का भी होता होगा, यानी कि थीटा एंगल की कोई ऐसा यूनिट होती है। नहीं बेटा, थीटा एंगल जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल एक हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब उस क्वांटिटी का कोई भी वैल्यू नहीं है।
उस क्वांटिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो डायमेंशन लेस होती है, वो यूनिट लेस होती है। अगर आपको निकालना भी है तो आप लगा सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक तरह की डिस्टेंस होती है, रेडियस भी एक तरह की डिस्टेंस होती है, तो दोनों की यूनिट होगी मीटर। मीटर मीटर से मीटर कैंसिल, इज द डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वांटिटी। तो इसका हम कुछ यूज ही नहीं कर सकते। तो इसकी जो एसआई यूनिट निकल के आ गई वो एसआई यूनिट आ गई फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। इस तरह से आप लगा सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। मेरी बात समझ में ना? तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दैट्स क्लियर। इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। दैट्स क्लियर। तो बेटा इसकी ऐसा यूनिट कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे, सबसे पहले आपने ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की निकाल ली। अब इसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसकी सबसे पहले आप डायमेंशन निकालिए कि इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, कि डायमेंशन होता क्या है और इसकी डायमेंशन कितनी निकलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो देखिए आप फटाफट। तो हम इसके सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हम इसमें डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन है तो मैं समझ रहा हूं फाई इज इक्वल टू, फाई फॉर्मूला लगाओ, ई ए कॉस थीटा, वही कॉस थीटा की, ये जो है बेटा वो हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसा है, डायमेंशन लेस। ये जो क्वांटिटी है ये मेरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी कि मुझे डायमेंशन बस निकालनी है ई और ए की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है, और एरिया की डायमेंशन आप जानते ही एल स्क्वायर होगा। बस आपको ज़्यादातर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो यानी कि फाइनली आपको डायमेंशन निकालनी है फाई इज इक्वल टू ई और ए की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, पढ़ भी चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, चार्ज की डायमेंशन होती है ए टी। दैट्स क्लियर। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू पुट कीजिए। तो फाई इज इक्वल टू एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और साथ में जो है एरिया, साथ में एरिया। अब एरिया तो बेटा एल स्क्वायर होता है, एरिया एल स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। यानी कि इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन इस तरीके से निकाली जाती है। ऐसा यूनिट आपको पता चला कि ऐसा यूनिट फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। अगर मैं इसका फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स यानी कि फ्लक्स की जो डायमेंशन निकालेंगे वो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उसमें फाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। कोस थीटा बेटा डायमेंशन लेस होती है, जिसमें हम इसका कोई यूज नहीं कर सकते। तो बचा ई ए जो है वो एरिया वेक्टर है, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट को याद नहीं है वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से निकाल सकता है कि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ जो है फोर्स, जो बेसिकली सबको याद होती है, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का हो जाएगा ए टी, तो एम एल टी माइनस क्यूब ए माइनस वन हो गया। उसके बाद मैंने फाई इज इक्वल टू एम एल टी माइनस क्यूब ए माइनस वन इंटू एल स्क्वायर, यानी कि फाई इज इक्वल टू एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसका मतलब हम इस तरीके से डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे फटाफट आप नोट कीजिएगा, फिर हम इससे ज्यादा आगे की एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट कीजिए फटाफट। तो बेटा अब लेट्स नाउ हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी के अंदर डायमेंशन वगैरह हम आपको बता दी, फॉर्मूला बता दिया। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मुझे एप्लीकेशंस बतानी है।
अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशंस में क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशंस के अंदर आपको देखना है कि उसमें आपने फॉर्मूला देखा कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर जो कॉस थीटा है, वेयर जो थीटा बन रहा है आपका, वो थीटा एंगल लाई बिटवीन ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में कहीं ए लिख देंगे, कहीं आपको एस से लिख जाएगा आपको, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ए लिख दिया, एस लिख दिया, कहीं एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कहीं पे हम उसे ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो लाई करता है, यानी कि ये जो थीटा बनता है ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसके बीच में लाई करता है। अब देखिए सबसे पहले क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे आपके पास इस तरह का कोई भी एक कार्डबोर्ड है या मैंने कोई भी एक एरिया इस तरह का बना लिया, क्लियर। अब उस एरिया बनाने के बाद मैंने इसके अंदर से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास किया। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास होगी और यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, यहाँ इस तरीके से। मेरी बात समझ में आई? यहाँ जो है दोनों तरफ मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती। अगर बीच में से भी देखूँ यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है और मैंने इसमें भी देखा यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो यहाँ पे आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई वेक्टर। क्या आने वाला है? ई वेक्टर। अब तुम्हें पता है कभी भी जो हम सरफेस एरिया लेते हैं, जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया यानी कि एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि आप जब परपेंडिकुलर लेंगे तो परपेंडिकुलर होने पे आपका इस तरह से यहाँ बन गया, इसको हम बोलते हैं एस वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? एस वेक्टर। अब ये एस वेक्टर ई वेक्टर से थीटा एंगल बना लेगा, थीटा एंगल बना लेगा। जब थीटा एंगल बना लेगा तो थीटा एंगल बनाने पे जो फ्लक्स जनरेट होगा कि ये जो मेरा ई वेक्टर है ये हमारा एरिया वेक्टर से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है ये वाला, तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आप जान चुके हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। दूसरी बात यहां पे अगर मैं पहली कंडीशन थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से छोटा रखूं, मतलब 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए, यानी कि ये जो थीटा बन रहा है ई और एस के बीच में उसकी वैल्यू हमेशा 90 से कम होगी। तो ध्यान रख लेना 90 से कम होने पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। आने वाला जो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव। दैट्स क्लियर कि फाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हम फॉर्मूला रख के भी देख लें तो फाई इज इक्वल टू, मैंने देख लिया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा 90 से कम होना चाहिए, तो थीटा मैं 45 डिग्री भी ले सकता हूं, थीटा मेरा 60 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है। जो वैल्यू हम रखेंगे थीटा हमारा 30 डिग्री भी हो सकता है, मतलब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। जब आप ई और एस के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम रखेंगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा। तो जैसे आपने सपोज करो मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 रखने की कोशिश करी, तो फ्लक्स के अंदर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, ई ए कॉस थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू मैं 90 पुट करता हूं तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ध्यान से समझो, कॉस 90 की वैल्यू ध्यान से पहले बताओ, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? आप स्टूडेंट्स कमेंट में बताएं। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब फाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? फाई इज इक्वल टू 0 आ गया। जब फाई इज इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब क्या मैटर है कि जब हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एस वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तब जाकर के मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आता है। यानी कि इस सिचुएशन में हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। आई ना बात समझ में? तो फाई इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा? फाई इजिकल टू जीरो। यानी कि अगर मैं आपसे मिनिमम फ्लक्स की पूछूं तो मिनिमम फ्लक्स तो जीरो ही हो जाएगा ना, या नहीं हो सकता? मिनिमम फ्लक्स जीरो नहीं होगा, मिनिमम फ्लक्स आपका नेगेटिव में होगा, ध्यान रखना। जीरो नहीं होगा, ये तो मॉडरेट हो गया जीरो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसे सपोज करो 60 डिग्री रख ले, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर अगर आप 90 डिग्री पे निकालना चाहें तो फाई इजिकल टू जीरो। तो एट थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पर आपका जो फ्लक्स है वो जीरो आ जाएगा। ये बात क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्रिएट करते हैं। अगर हमारी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखें, 180 डिग्री रखें, या थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से रखें, ठीक है। यानी कि जो आप थीटा लेंगे वो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए और 180 डिग्री तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करो थीटा हमारा अब की बार 120 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, और शायद में 180 डिग्री भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू हम रखने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने मान लिया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को पुट करने की कोशिश करता हूं मैं फ्लक्स वाली इक्वेशन में। तो यहां पे देखें, अब अगर फाई इज इक्वल टू कितना, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा, इसका मतलब मैं रखना चाहता हूं यहां पे ई ए कॉस 180, ई ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है? -1। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ई ए, माइनस ई ए। ओहो, अगर आप इस चीज का ध्यान रख लेना, यानी कि अब की बार तो नेगेटिव फ्लक्स आया है, अब की बार तो नेगेटिव फ्लक्स आया है। तो मेरी बात एक समझ में आ गई कि अगर मैं अपने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा करता हूं 180 डिग्री तक, तो वहां पे मेरी फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव निकल करके आएगी। बात समझने वाली क्लियर है? इसका मतलब 3 सिचुएशन आ चुकी हैं। अगर थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 90, थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 90, तो देन आपका फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्लियर? फ्लक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आई तो फ्लक्स आपका जीरो होगा। फ्लक्स कैसा होगा भाई? फ्लक्स आपका जीरो। अगर थीटा की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन आ गई 90, तो इसका मतलब फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा। यानी कि फ्लक्स के अंदर बेटा तीनों टाइप की कंडीशन पॉसिबल है कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स जीरो भी हो सकता है, और फ्लक्स नेगेटिव भी होगा। जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो जाएगी तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा, जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। क्लियर? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, इसका मतलब अगर मैं यहां पे ई वेक्टर, ये देखो ये जा रहा मेरा सरफेस एरिया यानी कि एरिया वेक्टर, और यहां जा रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो यहां पे बनने वाला फ्लक्स मेरा जीरो होगा। क्लियर? अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 कर दूं, यानी कि 90 का मतलब 90 से ज्यादा कर दूं, इसका मतलब इसको तो मैं मान लूं क्या? ई वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब मुझे जो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा आपका आ गया ई वेक्टर। अब ये जो सरफेस एरिया है यानी कि एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर में क्या करूंगा? एरिया वेक्टर को 90 से ज्यादा कर दूंगा। तो एरिया वेक्टर एक बार 120 डिग्री भी हो सकता है, एरिया वेक्टर ये 120 डिग्री भी हो सकता है, एरिया वेक्टर ये 135 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है, और एरिया वेक्टर हमारा 180 डिग्री भी हो सकता है। बात क्लियर? एरिया वेक्टर हमारा 180 डिग्री भी हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन में आपने देखा कि जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एस वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते जा रहे हैं। तो ये रहा मेरा एस वेक्टर, यहां पे मेरा एस वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के बीच में यहां पे फाइनली 180 डिग्री का एंगल निकला, 180 डिग्री का एंगल निकला, और 180 डिग्री में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में जो फ्लक्स बनेगा वो आपका नेगेटिव होगा। बेटा आपको ये बात समझ में आई?
इलेक्ट्रिक फील्ड की तीनों कंडीशन। आप इनको फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इनके। तो बेटा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इससे आगे फटाफट एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आज की क्लास तो वैसे आपकी ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल तो कल ही होंगे, बस इसमें थ्योरेटिकल क्लास का काम करना है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी डायमेंशन, उसकी एसआई यूनिट, उसकी आपकी जो है आइडेंटिटीज़ कि कहाँ मैक्सिमम, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ ज़ीरो। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फ्लक्स मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा। ये फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, कितने एंगल पे मिलेगा और कितना होगा। तो आप सबसे पहले फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लगाइए, फाई इज इक्वल टू कितना, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या ए वेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें कितने, कॉस थीटा के अंदर मिनिमम वैल्यू कब आती है, कॉस थीटा के अंदर मिनिमम वैल्यू आती है 180 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसमें 180 डिग्री की वैल्यू पुट करूंगा तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो फाई इज इक्वल टू जो निकल के आ गया माइनस ई एस आ गया, माइनस ई एस। यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स निकल के आया वो फ्लक्स निकल के आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ई एस। यानी कि जो फ्लक्स की वैल्यू है ये मिनिमम है, कि इससे ज़्यादा और नीचे वैल्यू पॉसिबल नहीं है किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। माइनस ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। क्लियर, समझ में भी आ गया होगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी मिनिमम वैल्यू तो निकल गई, अब मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos थीटा के अंदर बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। तो cos थीटा की कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें वैल्यू 1 आने वाली है, 0 डिग्री। देन आप थीटा इज इक्वल टू कितना लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू ई एस। इसका मतलब यहाँ पे मैं मैक्सिमम फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो फाई मैक्सिमम आ जाएगा ई एस, फाई मैक्सिमम जो आ जाएगा, फाई मैक्सिमम आ जाएगा ई एस। क्लियर, फाई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, फाई मैक्सिमम आने वाला है ई एस, यानी कि ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। बस आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव भी है। तो फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। अच्छा थोड़ा सा सोचो, तुमने देखा अभी मैं तीनों की टर्म बताने वाला हूं, एक तो मैंने मिनिमम फ्लक्स बता दिया, एक मैंने मैक्सिमम फ्लक्स बता दिया। तुमने देखा जब मैंने मिनिमम फ्लक्स निकाला तो मिनिमम फ्लक्स के लिए मैंने देखा, मिनिमम फ्लक्स मैंने 180 डिग्री पे निकाला, और 180 डिग्री पे मैंने एक सिचुएशन बताई थी कि इस पे जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए 90 डिग्री पे। मिनिमम तो 180 पे यानी है, पर 90 से ज़्यादा जितने भी एंगल होंगे 120, 135, 150, 180, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आने वाला है। आपको बात समझ में आ गई। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब थीटा से 90 डिग्री से ज़्यादा जाते ही, ऊपर एंगल बढ़ते ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब ई एस कॉस थीटा में मैंने मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ सकती है, कौन सी पॉसिबल है, 1, क्योंकि एंगल में 1 से ज़्यादा वैल्यू है नहीं, 0 से 1 की तरफ चलेंगे। तो अब इसमें जो 0 होता है वो होता है 90 के अंदर, और जो 1 होती है वो 0 डिग्री पर होती है। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो है, क्या वो 90 से क्या है, छोटी है, यानी कि वो 90 से छोटी है। इसका मतलब देखो वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, मैक्सिमम भी आ रही है। इसका मतलब मैक्सिमम कंडीशन के लिए आपको ये भी टर्म बता सकते हैं कि थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 90 डिग्री। कुछ बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनको निकाल भी सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की और बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप इंपॉर्टेंट बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने शुरू कर दीजिए। पहली बात मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट ही तो है, कैसे? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बोले तो ई ए कॉस थीटा। दैट्स क्लियर। फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ई वेक्टर डॉट ई ए वेक्टर, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी कि ई ए कॉस थीटा। नंबर सेकंड पॉइंट, ऑलवेज कैन बी, सदैव हो, कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपको पता भी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फ्लक्स तो जीरो भी पॉसिबल है। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा? वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको नोट कर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर इनटू डॉट ए वेक्टर, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आपका आ गया। ऑलवेज कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है जब वैल्यू थीटा 90 से कम हो, जीरो भी हो सकता है जब 90 की वैल्यू हो, और आपका निगेटिव भी हो सकता है जब एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा हो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। या हम इन चीजों को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। लिखिए, अगर हम देखें नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर and a vector is same, then flux will be positive. Same में, but the direction E vector and A vector is opposite, then flux will be negative. ये वाला पॉइंट क्लियर? मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड A, ये रहा इसका एरिया वेक्टर है, तो यहां पर जो दो है इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। अगर आपका ई वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है और आपका एस वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये सेंटर जा रहा है ई वेक्टर और ये जा रहा है एस वेक्टर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मुझे 180 डिग्री के एंगल पे दिख भी रहे हैं, तो यहां पे जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, मतलब सपोज करो एस वेक्टर को मैंने ये मान लिया और ई वेक्टर को मैंने ये मान लिया, क्लियर? एस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, तो यहां पे हमारा फ्लक्स जो आएगा वो फ्लक्स आएगा बेटा जीरो। फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। तो जितनी भी बेटा स्टूडेंट, फ्लक्स बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, जितनी भी इसकी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती हैं वो मैंने आपको बता चुका हूं सारी इसके अंदर। ये सारा फ्लक्स के बारे में है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे और एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे।
ठीक है, वहां मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे कैसे पास हो रही है, किस किस एंगल पे हो रही है। जब तक आप इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का, और इस क्लास को बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां से लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वेरी वेरी थैंक यू आज का टाइम देने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।